हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम राउंड रॉबिन को डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से एग्ज़ाम में लाजमी सवाल पूछा जाता है। इसमें नॉन प्रेम्प्टिव नहीं होता, सिर्फ प्रेम्प्टिव होता है, क्योंकि इसमें टाइम गिवन होता है हमारे पास। उस टाइम के अकॉर्डिंग ही हमने इसे सॉल्व करना होता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। हमें जो भी प्रोसेस दिया जाता है वो सबसे पहले आता है रेडी क्यू में। रेडी क्यू में जितने भी हम प्रोसेस एंटर करते हैं P1, P2, P3 एंड सो ऑन, जितने भी प्रोसेस होंगे वो किधर आएंगे? रेडी स्टेट में आएंगे। रेडी स्टेट में आने के बाद वो कहाँ जाएंगे? रनिंग स्टेट में। रनिंग स्टेट मीन CPU में जाते हैं। जो भी प्रोसेस आते हैं क्यूब लगे थे P1 एंड P2, P3 एंड लाइन वाइज रेडी स्टेट में आए होते हैं। फिर रेडी स्टेट में आने के बाद वो शिफ्ट होते हैं रनिंग स्टेट में। रनिंग स्टेट मीन CPU में, वो CPU की तरफ मूव करते हैं। CPU की तरफ कैसे? मतलब एक प्रोसेस आया, वो रेडी स्टेट में है, उसके बाद फिर रेडी स्टेट में मतलब सारे प्रोसेस इकट्ठे हो रहे होते हैं। उसके बाद फिर CPU की तरफ मूव कर रहे होते हैं जिस प्रोसेस ने मूव करना होता है लाइन वाइज। और इधर क्या होता है, रनिंग स्टेट से राउंड रॉबिन में क्या होता है, जो CPU होता है वो सिर्फ 2 टाइम यूनिट लेता है। रेडी स्टेट का जितना भी बस टाइम हो, जो प्रोसेस रेडी स्टेट में आया हुआ है उसका जितना मर्जी बस टाइम हो, हमें उससे लेना देना नहीं होता। राउंड रॉबिन स्टेट में जितना मर्जी बस टाइम हो, उसका 5 हो, 10 हो, 20 हो, कितना मर्जी हो, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। हमने उसमें से सिर्फ 2 टाइम यूनिट लेना होता है CPU में। उसके बाद फिर क्या होता है, वो दोबारा रेडी स्टेट में सेंड कर देता है प्रोसेस को। रनिंग स्टेट में क्या करता है, रनिंग स्टेट में जब डाटा आता है 2 टाइम यूनिट लेता है। उसके बाद वो क्या करता है, उसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि वो कैसे होती है, कि डाटा को सेव करता है, उसमें से दोबारा रेडी स्टेट में चला जाता है। उसके बाद अगर P1 है, उसके बाद अगर P2 होगा तो फिर P2 मूव करेगा, रनिंग स्टेट में आएगा। P1 वापस जा चुका है, उसके बाद P2 CPU में आएगा। CPU में आने के बाद ये सेम प्रोसेस कंटिन्यू रहता है और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती रहती है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है कि जब एक जो प्रोसेस हो, जब वो मूव करता है रेडी स्टेट में, जो उसका डाटा होता है वो हम स्टोर करवाते हैं। वो कहाँ स्टोर करवाते हैं? वो होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर। जो उसका डाटा होता है किस स्टेट में है, उसका टाइम क्या है, एग्जीक्यूशन स्टेट कौन सी है, उसका टाइम क्या है, वो कितना चल चुका है, कितना रहता है, जो भी उसका डाटा होता है प्रोसेस का रनिंग स्टेट में, उससे हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक PCB में हम क्या करते हैं, उसको स्टोर करवाते हैं। इसमें जो मेन पॉइंट याद रखने वाली बात है वो है सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस का मतलब इनका जो सीक्वेंस है वो याद रखने वाली बात है। इधर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस की है। जो हमें टाइम गिवन होता है वो होता है 2। राउंड रॉबिन की स्टेट में हमें टाइम गिवन होगा, वो जितना भी हो उसके मुताबिक ही वो टाइम लेगा, गिवन टाइम जो भी हमें दिया गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं इसके प्रोसेस की तरफ। कैसे होता है इसका जो क्राइटेरिया वो है टाइम क्वांटम, कि हमें टाइम क्या गिवन होगा। ये प्रीएम्प्टिव होता है, नॉन प्रीएम्प्टिव का इसमें कोई इसका सीन नहीं होता है नॉन प्रीएम्प्टिव का, क्योंकि इसमें टाइम हमें गिवन होता है कि प्रोसेस ने कितने टाइम चलना है, 2 टाइम चलना है, 3 टाइम, जितना भी टाइम चलना है उसने वो हमें टाइम दिया गया होगा। तो इस स्टेट में पूरा जो बस टाइम है वो तो चल नहीं सकता। अगर एक प्रोसेस को 5 टाइम दिया गया है, बस टाइम 5 है, तो वो 5 टाइम नहीं चलेगा, वो कंप्लीट 5 टाइम एक स्टेप में नहीं चलेगा। आप एग्ज़ाम में आप पूरा टाइम लेते हैं पेपर को सॉल्व करने के लिए, इस तरह इधर हम पूरा टाइम नहीं देंगे प्रोसेस को। जितना प्रोसेस ने 5 टाइम में 5 सेकंड में एग्जीक्यूट होना है, प्रोसेस कंप्लीट होना है, तो वो क्या लेगा? 5 सेकंड ही लेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप लेगा। इसके बाद हम चलते हैं प्रोसेस में। इधर प्रोसेस 4 प्रोसेस गिवन है, P1, P2, P3, P4। सबसे पहले जो अराइवल टाइम है वो है 0 से हमने क्या किया, स्टार्ट किया। इधर हम 0 लेते हैं। 0 पे कौन सा प्रोसेस आया? 0 पे आया P1 हमने ले लिया। ये है रेडी स्टेट। हमने जितने भी आगे प्रोसेस किए हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, प्रायोरिटी वाले और भी HF, जितने भी प्रोसेस किए हैं हमने हल्को किए हैं, उसमें रेडी क्यू नहीं होती थी, सिर्फ गैंट चार्ट होता था, रनिंग स्टेट होती थी। रेडी क्यू इस राउंड रॉबिन में ही क्यों है? क्योंकि हमने वापस रेडी स्टेट में प्रोसेस को ऐड करना होता है। तो रेडी स्टेट होगी, इससे प्रोसेस को याद रखना बहुत आसान हो जाता है। किसी भी प्रोसेस को उसकी स्टेट क्या है सब कुछ याद रखना आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने रेडी क्यू भी इसमें ऐड की हुई है। इसके अलावा इसका कोई इशू नहीं है, ऐड करने का और कोई मकसद नहीं है। अच्छा, अराइवल टाइम क्या है? 0 पे कौन सा प्रोसेस आया? P1 आ गया।
इसके बाद हम P1 को क्या करेंगे, P1 को मूव करेंगे किधर, रनिंग स्टेट की तरफ, रनिंग स्टेट की तरफ मूव करेंगे। हम इधर ले आएंगे 0 पे P1, P1 ऊपर से आ गया रनिंग स्टेट में। अब रनिंग स्टेट में आ गया तो इसने कितने टाइम चलना है, इसने चलना है सिर्फ 2 सेकंड। आप सेकंड ले लें, सिर्फ 2 सेकंड चलेगा। तो इसका टाइम क्या था 5, ये चलेगा सिर्फ 2 सेकंड पीछे रह गए 3। 2 सेकंड चलने के बाद अब हम चेक करेंगे 0 से 2 सेकंड में कौन कौन से प्रोसेस अराइव हुए हैं। एक P1 पहले अराइव वो हुआ था, उसके बाद P2 भी हो गया अराइव, उसके बाद P3 भी अराइव हो गया। ये प्रोसेस अराइव हुए, तो हमने ये प्रोसेस सीधे लिख लिया P2 सीक्वेंस वाइज, उसके बाद P3, ये प्रोसेस क्या किया हमने इधर लिख लिया। अब P2 जब P1 रनिंग स्टेट में आया तो फिर इसके बाद क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी। इधर क्या होगी, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। इधर क्या होगी, इस पॉइंट पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी। इस पॉइंट पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होगी, P1 इधर से वापस हम रेडी स्टेट में भेजेंगे, P1 इधर आ जाएगा, P1 इधर आएगा तो उसकी जगह कौन सा आएगा, P1 की जगह आएगा P2 इधर से हम उठाएंगे और P2 को इधर ले आएंगे। तो P2 भी कितना टाइम चलेगा, सिर्फ 2 सेकंड। 2 पहले था तो 2 ये चला, ये हो गया 4। तो P2 का 4 था बेस्ट टाइम, 2 दफ़ा चला दिया, पीछे रह गया 2 सेकंड पीछे रह गए। तो इसके बाद क्या होगा, हम चेक करेंगे 4 सेकंड में कोई प्रोसेस अराइव हुआ है, एंटर हुआ है या नहीं। तो P4 आया हुआ है, तो हम P4 में क्या करेंगे, P4 को भी रेडी क्यू में ले आएंगे। इधर हमने P4 को भी एंटर किया। P4 को एंटर करने के बाद फिर हम इधर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करेंगे। याद रखना एक पॉइंट कि पहले हम इस सेकंड में चेक कर रहे हैं कोई प्रोसेस एंटर हुआ है, अराइव हुआ है या नहीं हुआ। अगर प्रोसेस अराइव हुआ है तो हम प्रोसेस अराइव करते हैं रेडी स्टेट में। उसके बाद हम क्या करते हैं, रनिंग स्टेट में लेके आते हैं। उसके बाद हम रनिंग स्टेट में लाने से पहले इसकी हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हैं, यानी प्रोसेस इधर एंटर किया, एंटर करने के बाद फिर इसकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की। P2 को हम वापस ले गए, इसकी जगह आया P3 इधर आ गया। ये कितने चला, 2 दफ़ा, ये भी 2 दफ़ा चला। ये 6 हो गया, ये ख़त्म, यानी P0 रह गया। ये तो ये P3 यानी कंप्लीट हो गया, इसकी तो अब ज़रूरत ही नहीं है। ये तो प्रोसेस क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने P3 कंप्लीट हुआ तो इसके बाद हम क्या करेंगे, P1 को अगेन, क्योंकि इसका टाइम चेक करेंगे 6 सेकंड तक कोई प्रोसेस अराइव हुआ है या नहीं हुआ, कोई प्रोसेस अराइव हुआ है कि नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, P1 को लेके आएंगे। इसको भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका टाइम तो ख़त्म हो गया वैसे भी। तो P1 का क्या करेंगे, P1 इधर वापस ले आएंगे, इधर आ जाएगा P1 और ये 2 सेकंड चलेगा, ये 8 हो जाएगा और इधर से 2 सेकंड ख़त्म हो गए, ये 1 रह जाएगा, 1 रह गया। तो अब हम क्या करेंगे, कोई प्रोसेस अराइव हुआ है 8 सेकंड में, कोई प्रोसेस अराइव नहीं हुआ तो हम इसकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करेंगे। P1 को अभी टाइम पड़ा हुआ है 1 सेकंड, तो इसे हम क्या करेंगे, रेडी स्टेट में भेज देंगे। इसे रेडी स्टेट में भेज दिया। इसके बाद P4 को लेके आएंगे। जैसे ही हम P4 को लेके आएंगे तो इसका टाइम चेक करेंगे, बेस्ट टाइम कितना है 1। अब हम इधर इशू है, हम अब इसको 2 सेकंड तो चला ही नहीं सकते, इसका टाइम ही गिवन 1 सेकंड है। अगर हम 2 सेकंड चलाते हैं तो 1 सेकंड के लिए CPU को आइडियल रहना पड़ेगा, तो ऐसा हो नहीं सकता, हमें आइडिया रखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 1 सेकंड है, हम ऐसा क्या करेंगे, इधर P4 को सिर्फ 1 सेकंड ही चलाएंगे। 8 + 1 ये हो गया 9। हम इसको क्या करेंगे, सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही रन करवाएंगे, रनिंग स्टेट में भेज देंगे एग्जीक्यूट होने के लिए। इसके बाद P4 का टाइम ख़त्म, P4 भी कंप्लीट हो गया। P4 कंप्लीट होने के बाद हम इसे वापस नहीं भेजेंगे क्योंकि P4 तो क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। इसके बाद P4 एंटर हो चुका था। इसके बाद P2 आएगा। P2 कितने टाइम चलेगा, P2 चलेगा, इसका 2 बस टाइम है तो 2 दफ़े ही चलेगा। अगर 3 होता तो फिर भी हम 2 दफ़े ही चलाते हैं, जो 1 रह जाता फिर उसे हम बाद में चलाते हैं। 2 ये हो गया 11। इसके बाद फिर वापस नहीं जाएगा क्योंकि ये ख़त्म हो गया। इसके बाद फिर हम P1 को दोबारा लेके आएंगे और P1 को इधर एग्जीक्यूट कराएंगे और ये 12 हो जाएगा। ये प्रोसेस इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका हम कंप्लीशन टाइम देखते हैं। P1 का जो कंप्लीशन टाइम है वो कितना है, वो है 12। P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है, P2 किधर है, वही इधर है 11। इसका P3 का है 6 और P4 का कितना है 9। ये क्या है इनका कंप्लीशन टाइम। इसका टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ये 12, 10, 4, 5, ये इसका क्या आ गया, टर्न अराउंड टाइम आ गया। इसके बाद हम देखते हैं वेटिंग टाइम।
वेटिंग टाइम का फार्मूला है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। टर्न अराउंड टाइम ये है और बस टाइम ये है। बस टाइम, लेकिन बस टाइम जो पहले सबसे पहले हमें गिवन था बस टाइम, उसके साथ माइनस करेंगे, न्यू के साथ नहीं करेंगे, जो पहले गिवन था उसके साथ करेंगे माइनस। वेटिंग टाइम टर्न अराउंड टाइम 12, 5, 7 के बाद आ जाएगा 6, 2 और 4। सेम इसी तरह हम रिस्पॉन्स टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? रिस्पॉन्स टाइम होता है कि प्रोसेस जिस टाइम पे वो रेडी स्टेट अराइव हुआ है और जो उसकी रनिंग स्टेट क्या है। तो मतलब एक प्रोसेस अराइव 0 टाइम पे हुआ है लेकिन सीपीयू के अंदर वो 5 सेकंड के बाद गया है, तो मतलब उसका अराइवल टाइम और सीपीयू के अंदर एंटर होने का टाइम वो क्या है, कोई डिफरेंस है इन दोनों में या नहीं है, वो चेक करेंगे हम रिस्पॉन्स टाइम के थ्रू। तो जो इसका रिस्पॉन्स टाइम है वो है 0, क्योंकि जो P1 0 पे आया था और 0 इसका एंटर होने का टाइम है सीपीयू के अंदर। P2 का 1 है और P2 एंटर कब हुआ था 2 पे, तो पीछे क्या बचा 1। सेम इसी तरह P3 का जो है वो 2 है और P4 का 4 है। अगर आप इन सब को किसी भी एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप इनको ऐड करो और जितने प्रोसेस है उस पर डिवाइड कर दो। इन सब के आप एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे वेटिंग टाइम का करना है तो इसको ऐड करो और जितने प्रोसेस है उतने उस पर डिवाइड कर दो, तो आपके पास आ जाएगा प्रोसेस। जो ये सीक्वेंस होता है ये होता है टाइम का। इसके थ्रू हम टाइम में इंक्रीमेंट करते हैं, यानी टाइम में इंक्रीमेंट करते जाते हैं, जो प्रोसेस ऐड होते रहते हैं। एक इसमें से एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो क्या है कि जो ये रनिंग स्टेट है इसमें कितनी कंटेक्स्ट स्विचिंग हुई है, 1 हुई है, 2 हुई है, 3, कितनी कंटेक्स्ट स्विचिंग हुई है। अगर देखा जाए तो हमने स्टार्ट में कोई कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की थी, सिर्फ प्रोसेस एंटर हुआ था P1, उसके बाद हमने P1 को वापस भेजा था, यानी एक कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किधर हुई, एक कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई P1 के बाद इस पॉइंट पे, एक कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई इस पॉइंट पे। जो सेकंड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई P2 उधर गया था, फिर P3 आया था इसकी जगह, और उसके बाद P1 के साथ फिर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई थी, P4 पे भी हुई थी और P2 पे भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई थी। लेकिन लास्ट में P1 को हमने वैसे ही रनिंग स्टेट में लिया था, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग उधर नहीं हुई थी, तो सिर्फ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इधर हुई थी। 1 2 3 4 5 6 टाइम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई थी, इसके अलावा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं हुई थी। इस लेक्चर में सिर्फ इतना था। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।